देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सॉल्व करना है 2 की पावर 18 माइनस 1 विभाजित है, किससे विभाजित है ये हमें बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है, कैसे करेंगे भाई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। देखिए a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है तो हम ये कहेंगे कि ये a प्लस b और a माइनस b से विभाजित होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जहां पर n क्या होती है, सम संख्या, जहां पर n क्या होगी, सम संख्या होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से हमें रिलेट करना है। 2 की पावर 18 माइनस 1 लिखा है, तो 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 6, 6 3 सा 18, ठीक है, माइनस 1। अब 1 को भी क्या लिख दूँ, 1 की पावर 6, ठीक। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 8 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। अब देखो इसके कंपैरिजन हम इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करो तो a की पावर n, ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n, तो a क्या है यहाँ पर 8 है ना, a क्या है यहाँ पर 8 हो गया, ठीक। a क्या हो गया यहाँ पे 8 हो गया। एक सेकंड, a कितना हो गया 8 हो गया और b कितना हो गया 1, ठीक। तो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी करेंगे तो 8 प्लस 1 यानी कि 9 और a माइनस बी करेंगे तो 8 माइनस 1 यानी कि 7। तो किससे विभाजित, तो ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में क्या मिल रहा है, हमें 7 मिल रहा है, तो यानी कि 7 पे ही हम टिक करेंगे। फिर से देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 की पावर 18 माइनस 1 किससे विभाजित है ये आपको देखना है। तो फॉर्मूला क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n। एक चीज़ और, जब आप कोई भी वीडियो देखते हो, आपको कोई चीज़ नया पॉइंट मिल रहा है तो एक छोटी सी डायरी बना लो, उसमें अपना नोट करते चलो, ठीक है, ताकि जब एग्जाम टाइम हो तो आप, क्योंकि आपको इतने सारे फॉर्मूलेस बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, नई नई ट्रिक्स मिलेगी, तो उसको नोट करते चलो ताकि जब एग्जाम हो उससे पहले आप सारा रिविजन कर सको। a की पावर n माइनस b की पावर n किससे विभाजित होगा, a प्लस बी a माइनस बी से, जहाँ पर n क्या है, एक सम संख्या है। तो 2 की पावर 18 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3 का 6, ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। अब a क्या है यहाँ पर 2, ठीक है भाई, 2 की पावर 3 को मैंने 8 लिख दिया, तो अब a क्या हो गया यहाँ पर 8 हो गया, b क्या हो गया 1 हो गया, ठीक, यानी a प्लस बी 8 प्लस 1 यानी कि 9 और a माइनस बी यानी कि 7। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है आपको, 7 मिल रहा है, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.001040, इसका मान क्या है। पॉइंट हटाओ, 1 लिखो नीचे, कितनी संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा, ठीक है। तो 1 0 से 0 कट गई, तो क्या आंसर आ गया इसका, 104 अपॉन कितनी 0 5। अब देख लो भाई 5 0 किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। फिर क्वेश्चन है, 2000 रुपीज की शॉपिंग करने पर 30% के एकल छूट तथा 25% और 5% के दो क्रमागत, दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं कि समतुल्य छूट का अंतर कितना है। मतलब अगर सपोज कोई हम शॉपिंग करने गए, 2000 रुपये की कोई हम चीज़ खरीद रहे हैं, तो उस पर एक तरफ तो यह है कि हमें 30% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट है, या फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, मीन्स पहले 25% का फिर उसके ऊपर 5% का। तो अब देखो उसमें हमें बताना है कि कितने का डिफरेंस बैठ रहा है। तो अब सबसे पहले इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, दो क्रमागत छूट है, वो कितनी मिल रही है। तो देखो -25 किस फॉर्मूले से करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100। अब डिस्काउंट है ना तो माइनस में लोगे वैल्यू, यानी कि माइनस के 25 माइनस के 5 प्लस a क्या है -25, b क्या है -5 अपॉन 100, ठीक। तो ये कितना आ गया माइनस के 30 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100, तो कितना आ गया आपका 5, यहाँ पर कितना आ गया आपका 25 और 5, हाँ, तो यहाँ पे कितना आ गया 5/4, सही है। तो -30 प्लस, अब 5/4 का मतलब कितना हो गया आपका, यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट, ठीक, 1 पॉइंट कितना आएगा 4 2 8 1.25। अब 30 में से 1.25 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा 28.75, ठीक है, माइनस का 28.75 माइनस का है, ठीक है। बट ये हमें माइनस नहीं लेने, वैल्यू हमें लेनी है 28.7, ठीक है। माइनस का तो मतलब ये हमें डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रही है, माइनस ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो 28.7
अब देखो यहाँ पर हमें 30% का डिस्काउंट एक तरीके से पूरा, और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो 28.75 का है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 30 में से आप माइनस कर दो 28.75, तो कितने का डिफरेंस है, 1.25%। तो यहाँ पर हमें 1.25% डिस्काउंट कम मिल रहा है इस वाले केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि 2000 रुपये, अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है समतुल्य छूट का अंतर रुपीस में निकालना है, यहाँ पर परसेंट में नहीं। तो कितने रुपए का, यानी 2000 रुपये का अगर मैं 1.25% की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी बैठेगी, वो हमें निकालना है, ठीक है। चलो उसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा। 2000 रुपये का क्या निकालेंगे, 1.25%, वो वैल्यू तब कितनी बैठ रही है, ठीक है। तो कितनी, 2 0 लगा दो, 2 0 से ये 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। 2 पंजे 10, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी 25 रुपये का अंतर बैठ रहा है, 25 रुपये का अंतर बैठ रहा है। फिर 180 के 15%, 180 के 15% में जहां भी के की साउंड आ गई, के मिल गया, ऑफ मिल गया इंग्लिश में, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। परसेंट का जब हम साइन हटाते हैं तो क्या लाता है, अपॉन में 100, तो 180 इंटू 15/100 में क्या जोड़े, मान ले x जोड़े कि योगफल कितना हो जाए, 360 के, फिर से के मिल गया 20%, यानी कि 20/100 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब से सॉल्व करना है, बस काट करोगे सॉल्व। 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 निमा 18, तो कितना आ गया, 27 प्लस एक्स, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 कट के 36 दूनी 72, ठीक है। तो माइनस कर दो भाई, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गया, यानी कि 45 इसका आंसर हो गया, ठीक। फिर है 5 - 96 डिवाइडेड बाय 4 का, देखो भाई ये बॉड मास रूल से होगा, बॉड मास रूल पता ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन बॉड मास का हर एग्जाम में पूछ लेते हैं, हर एग्जाम में, ठीक। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो, सही है। उसके बाद आप क्या करते हो, ऑर्डर देखते हो, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर भाई क्वेश्चन है ये 96 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब मल्टीप्लाई, 3 - 16 - 55 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसका आपको मान निकालना है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो देखो ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको, डिवीजन को। 55/5 यानी कि कितना आ गया यहाँ पर, 11 आ गया। 16 में से 11 गए, कितना बचा, 5 बचा। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़े कंफ्यूज होता है सबसे ज्यादा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ है। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, नॉर्मली सब क्या करता है, डिवीजन करता है, नहीं। तो क्या आएगा आपका 96 डिवाइडेड बाय 4 दिया 12 माइनस यहाँ पे कितना आया 5, ठीक है। तो ये चल रहा है, तो 5 माइनस, अब क्या करोगे आप, डिवीजन करोगे, है ना, लेफ्ट टू राइट चलता है हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो 12 × 4, 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3, यानी कितना आ गया 2, इसका आंसर है, ठीक है। फिर किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत आपको निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, x + y + x/100। कोई चीज बढ़ रही है तो हम प्लस में लेंगे, कोई चीज घट रही है तो हम माइनस में लेंगे। यानी कि 50 पहले 50% बढ़ी, ठीक है, उसके बाद 54% घट गई, यानी कि माइनस के 54 प्लस 50 गुणा माइनस के 54/100, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस के 4, अब प्लस माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना आ गया 27, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का। अब ये जो साइन आया ना, ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि उसके प्रतिशत में कितने प्रतिशत कम हुए, 31% कमी, ये कमी को दर्शा रहा है, ठीक है। फिर है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है यहाँ पे लाभ हो रही है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सॉरी लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, ठीक है। अब देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप क्रय मूल्य को हम CP लिखते हैं, विक्रय को हम क्या लिखते हैं, SP, है ना। तो इसको तो इसके साथ जोड़ दो और इसको
इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 35 CP इक्वल्स टू 25 SP। बात समझ में आई? इसको इसके साथ जोड़ दो और इसको इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। अब CP अपॉन SP अगर हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 25 अपॉन 35, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ये कंसिडर करो कि अगर CP 25 है और SP कितना है 35 है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? 10 का डिफरेंस हो रहा है ना। कितने पे हो रहा है? अपॉन में हमेशा क्या लेते हैं? CP लेते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। CP पर ही निकाला जाता है, मतलब अपॉन में आप हमेशा CP रखोगे, ठीक। तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक तरीके से, कितने पे? 25 पर इंटू 100, ठीक है। तो 25 चौका 100, तो कितना आ गया? 40% आ गया प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में भी मुझसे ऑप्शन नहीं मैंने टाइप किया, आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज का। देखो अभी अगला क्वेश्चन है, x किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, y उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, x, y तथा z एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो z उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में। हाँ देखो x किसी कार्य को 15 दिन में करता है, y कितने दिन में करता है? 30 दिन में। y और z यानी कि y प्लस z एक साथ मिलकर 9 दिन में करते हैं, ठीक है। और x प्लस y प्लस z लिखा है, तीनों x, y तथा z तीनों एक साथ मिलकर 9 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? टोटल वर्क निकालना, कुल काम कितना है वो हम कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम फाइंड आउट करके, ठीक है। बात क्लियर है? मैं थोड़ा सा वीडियो शायद दिख नहीं रहा है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। अब ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करके। तो 15, 30, 9 जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 90, ठीक है। तो ये क्या है? कुल काम। तो 15, अब हमें निकालना है एक दिन का काम। x जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, काम को कितना है पूरा? 90, तो एक दिन में कितना करेगा? 90/15 6। ऐसे y किसी काम को 30 दिन में करता है, काम कितना है? 90, तो 90/30 यानी कि 3। और यहाँ पे तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में, तो किसी काम को वो 9 दिन में खत्म करता है। टोटल काम कितना है? 90, तो यानी कि तीनों ने एक दिन में कितना काम किया? 10, ठीक है। अब जब मैं अगर x और y की बात करती हूँ तो x और y दोनों जब मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 + 3 9। जब तीनों मिल जाते हैं x प्लस y प्लस z तीनों मिल जाते हैं तो एक में कितना काम करेंगे? 10। तो साफ साफ पता चल रहा है कि z एक दिन में कितना काम करेगा भाई? z एक दिन में कितना काम करेगा? 1। टोटल काम कितना है? 90। टोटल काम कितना है? 90। तो z, ये तो पूछा z उस कार्य को कितने दिन में करेगा भाई? 90/1 यानी कि 90 दिन में ही करेगा, ठीक है। चलिए अब ये एज वाले क्वेश्चन है। देखो a और b की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो b की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलो मान लेते हैं भाई a की वर्तमान आयु कितनी है? 3x, b की वर्तमान आयु कितनी है? 5x, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद दोनों की 5-5 साल बढ़ जाएगी, 5-5 साल बढ़ जाएगी। कितना अनुपात हो जाता है? 13:20। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो सॉल्व कीजिए, 20 की 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 60x। 20 की 5 से करो तो कितना आ गया? 100। 13 पंजे 65, 65x, 13 पंजे 65, ठीक है। तो इधर जाके यहाँ पे सॉल्व करो, 100 माइनस 65, 65x माइनस 60x, तो कितना आ जाएगा? 5x। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपसे क्या पूछा है? b की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो b की वर्तमान आयु कितनी है? 5x, यानी कि 5 × 7 तो कितना आ जाएगा? 35 वर्ष। 5 सकते हैं 35 वर्ष। नेक्स्ट है 4 वर्ष पूर्व a और b की आयु का अनुपात कितना था? 4:5 था, 4 साल पहले। अब से 8 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? अब देखिए
ए और बी 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 4 वर्ष पहले की, 4 वर्ष पहले ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसकी आयु 4x, इसकी आयु 5x। अब 4 वर्ष पहले 4x थी, तो अब प्रेजेंट में आ गए, वर्तमान में आ गए। तो वर्तमान में यानी कि 4 साल बढ़ गई होगी ना, क्योंकि हम 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा 4 साल पहले 12 साल का था, तो आज वो कितने साल का होगा? 16 साल का होगा ना। तो यानी कि वर्तमान में इसकी 4x + 4 हो गई, इसकी हो गई 5x + 4 हो गई। क्लियर? अब क्या कह रहा है? अब से 8 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में अगर 16 साल का बच्चा है, तो 8 वर्ष बाद उसकी कितनी हो जाएगी? 24 साल का हो जाएगा वो बच्चा। ऐसे ही यानी कि 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 4x। 4 वर्तमान में कितनी है उसकी? 4x + 4। 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4x + 4 + 8, यानी कि 4x + 12। ऐसे इसकी 5x + 12। क्लियर है? अब ये कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हुआ? 11:13। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4x + 12 अपॉन 5x + 12 इक्वल्स टू 11/13 है ना। अनुपात दे रखा है यहाँ पर, सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। ठीक, तो 13 चौका 52, 52x प्लस 12 की 13 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2 × 6 = 3 × 3, कितना आ गया यहाँ पे? 156। कितना आ गया? 156। ऐसे 11 × 5 = 55x प्लस 11 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 132। ठीक है, अब सॉल्व करो सर। 156 में से 132 घटा दो, 156 में से 132 गए, कितना आ गया आपका? 24 आया। ठीक है, और यहाँ पे 52 में ये 52x इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 55 में से 52 माइनस करोगे 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 8 आ गई, है ना। 24/3 8 आ गई, ये x की वैल्यू आई है। अब आपसे क्या पूछा? वर्तमान आयु का कुल योग। वर्तमान आयु कौन सी है? वर्तमान आयु ये है, ये है। ठीक है, ये नहीं है, ये तो 4 साल पहले है। अगर आपसे पूछेगा 4 साल पहले आयु का योग क्या होगा, तब आप ये रखोगे। ठीक है, तो वर्तमान आयु ए की कितनी होगी? 4x + 4, यानी कि 8 चौक x की वैल्यू रख दो, 4 × 8, 8 चौक 32, 32 और 4 36, तो ए की वैल्यू तो आ गई 36। इसकी कितनी आई? 8 × 5 = 40, 40 और 4 44। ठीक है, तो कितनी आ गई? 80 वर्ष आ गई। ठीक है, चलो भाई अब रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग करते हैं। कथन दे रखा है, हमारा कार्यालय 6ठी मंजिल पर स्थित है। यदि बिल्डिंग में 2 से अधिक मंजिल हो तो उसमें एक लिफ्ट होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। ये तो कुछ नहीं समझ में आया भाई, ये तो कुछ ऐसा कुछ नहीं दे रखा इस टाइप से। भाई कथन क्या है कि हमारा कार्यालय 6ठी मंजिल पर स्थित है। यदि बिल्डिंग में 2 से ज़्यादा फ्लोर दे रखे हैं तो उसमें लिफ्ट होनी चाहिए। फिर है 5वीं मंजिल में लिफ्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखो भाई इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है, 5वीं मंजिल में लिफ्ट नहीं है। हाँ, अब देखो यदि बिल्डिंग में 2 से ज्यादा मंजिल हो तो उसमें लिफ्ट होनी चाहिए। निष्कर्ष क्या निकल रहा है अभी? देखिए यहाँ पर इसमें जो आएगा ना, देखो कोई से भी फॉलो नहीं कर रहा अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है कि यदि बिल्डिंग में 2 से ज्यादा मंजिल है तो उसमें एक लिफ्ट होनी चाहिए, ये दे रखा है। ठीक है, अब ये कथन है। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो निष्कर्ष दे रखा है ये है कि पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है, तो ऐसे भी कुछ नहीं दे रखा। 5वीं मंजिल में लिफ्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी तो नहीं पता चल रहा कि ये कि 6ठी मंजिल में है, तो 6ठी मंजिल के लिए यहाँ पर 5वीं मंजिल में लिफ्ट नहीं है। यहाँ पे 6ठी मंजिल अगर होता ना कि 6ठी मंजिल में लिफ्ट नहीं है तो हम उसको मान सकते थे। ठीक है, तो इसका क्या आएगा भाई? कोई सा भी अनुसरण नहीं कर रहा। ठीक है, ना तो पहला और ना ही दूसरा। चलो फिर अब बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। अब देखो धारणाएं क्या है, यहाँ पे धारणाएं है। ठीक है, यहाँ पे निष्कर्ष वाला नहीं है, धारणाएं वाला। ठीक, क्यों? मतलब कथन दे रखा है, बट उससे पहले, उस कथन से पहले क्या धारणा थी?
वो, ठीक है। जैसे आप कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन करते हो, ठीक है, या आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो आपकी एक थॉट प्रोसेस होगा ना कि अगर मैं इस वीडियो को देखूंगा, ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मुझे कुछ हेल्प मिलेगी, तभी तो आप देखोगे ना, ठीक है। तो वो धारणा हो गई आपकी। तो ऐसी यहाँ पे धारणा क्या होगी, जैविक खेती करना आसान होता है, जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। तो देखो आसान से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। कोई चीज़ अगर प्रॉफिटेबल होगी तभी तो वो कोई चीज़ हम करेंगे ना, ठीक है। तो यानी कि केवल धारणा सेकंड नहीं थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। 3 संख्याओं का योग 280 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या याद करो। भाई ये रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर यानी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। कैसे करोगे, 2:3, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, फिर दूसरी और तीसरी, भाई ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3, दूसरी और तीसरी का अनुपात है कितना, 4:5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो मिसमैच होता है उसको हमें सेम बनाना है। भाई सेकंड वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 है, ये 4 है तो दूसरी संख्या ना, तो सेम होना चाहिए ना ये चीज़ भी। तो इसको हम सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाई 4 × 12, 3 × 4 12, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है, पूरे में, इसमें करनी पड़ेगी 3 से, ठीक है। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, पूरे में करूँगी, तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आ गया 12, ऐसी 3 × 4 12 और 3 × 5 15। क्लियर होगी बात। अब इसका मतलब क्या हो गया, A B C 3 संख्या है, तो इसका मतलब हो गया इनमें कितना रेशियो है, 8:12:5 ठीक है। तो अनुपात में है ना। अब यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 280 हमें यहाँ पे दे रखा है। तो मान लेते हैं पहली संख्या 8x हो गई, दूसरी संख्या कितनी होगी 12x होगी, तीसरी संख्या हो गई 15x, उनका योग कितना है 280। तो जोड़ लो भी, कितना आ गया 12 और 8 20 और 15 35, 35x बराबर 280। तो x की वैल्यू निकालो 280 बटे 35, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 5 25, 3 बचा 5 30, 7 8 56। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी 8। ये x की वैल्यू आई। आपसे क्या पूछा, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है 12x, यानी कि 12 × 8 यानी कि 96, ठीक है। फिर है रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई कि VEIL, इसको मैं लिखा 2592 के रूप में लिखते हैं। तो मीट के लिए कोड क्या है, मीट के लिए कोड क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो इनका जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वो लिख लो इनके ऊपर। V, T का कितना होता है, T20 मैच होता है, तो ऐसे याद रखो T का क्या होता है 20, तो UV यानी कितना होगा इसका 22, E का कितना है 5, I का कितना है 9, L का कितना है 12, ठीक। अब ये तो सेम है। यहाँ पर देखो जो इकाई अंक है ना वो ले रखा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पर भी इकाई अंक ले रखा है, ठीक है। ठीक, क्या हो जाता है इसमें, अब यहाँ पे देखो m का कितना है 30, T का कितना है 20, E का 5 और 5 यानी कितना 3 5 5, यहाँ पे क्या आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। फिर है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। तो देखो यहाँ पर RSTU, तो यहाँ पे क्या आएगा Q आएगा ना, MNOPQ, Q R से पहले क्या आएगा Q, उसके बाद फिर यहाँ पे EFGH, यहाँ पे क्या आएगा I, ठीक है। 5 4 6 3, अब देखो 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 7, ठीक है। 4 3, अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा सपोज वहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो QI7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तो नेफ्रोलॉजी। फिर किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज अ हॉट प्लेस, इसको लिखा है अ हॉट इज प्लेस सूरत, वाटर वेपर टू एयर, एयर को लिखा है तो अब पैटर्न देखना आपको, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर देखो जो सूरत है, जो पहला वर्ड है उसको लिखा लास्ट में सबसे पहले, ऐसे यहाँ पर वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यानी शिमला आएगा, शिमला लास्ट में,
तो यानी कि ये ऑप्शन हट गया। तो कौन सा बचता है, तो ये या फिर ये। फिर क्या लिखा है, इज अ हॉट प्लेस। जो सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर उसको हमें लिखा है यहाँ पर थर्ड प्लेस पर, ठीक है। जो लास्ट वाला है उसको पहले लिखा है यहाँ पर अ हॉट प्लेस, पहले आ गया यहाँ पर अ हॉट, पहले लिखा अ हॉट, उसके बाद फिर सेकंड वाला लिख रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर वाटर वेपर टू एयर हेयर को, यहाँ पे क्या लिखा टू एयर, फिर उसके बाद सेकंड वाला वर्ड आ गया वेपर। ऐसे यहाँ पर अ हिल प्लेस पहले आएगा, अ हिल प्लेस पहले आएगा, ये रहा, ठीक है भाई, अ हिल प्लेस पहले आएगा, उसके बाद सेकंड वाला वर्ड आ गया, फिर फर्स्ट वाला वर्ड आ गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अब देखो 6 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूर नहीं किस क्रम में, B1, B4 की दाईं ओर जो दूसरे स्थान पर बैठा है B4, B6 का पड़ोसी है। अब देखो पहले तो 6 लोग हैं, तो 6 लोग के लिए कैसे बनाते हैं, 1 2 फिर 3 4 5 6, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब पढ़ो क्या लिखा है, B1 B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, B1 B4 की, तो ये B4 है सपोज, तो B1 कहाँ होगा, B4 का दाया, B4 अगर इधर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, आप इमेजिन करो, तो इसका लेफ्ट हैंड तो इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा ना, तो B1 जो है B4 के दाईं और दूसरे स्थान पर यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ पर B1 बैठा होगा, ठीक है। B4 B6 का पड़ोसी है, अब B4 जो है B6 का पड़ोसी है, तो B6 हो सकता है यहाँ भी बैठा हो और यहाँ भी बैठा हो, अभी हमें नहीं पता, जो नहीं पता उसको सर्कल कर लो, अभी हमें नहीं पता, तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। फिर क्या कह रहा है, B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, B3 जो है B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं B6 ये एज्यूम करूँ यहाँ पर है, तो B6 का बाईं ओर कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ बैठेगा B3। अगर मैं ये वाला एज्यूम करती हूँ, ये वाला, तो इसका बाईं ओर पे तीसरा स्थान 1 2 3 नहीं, तो यह तो B1 है, यहाँ तो B1 पहले से बैठा हुआ, इसका मतलब यानी कि B6 यहाँ नहीं होगा, B6 यहाँ नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब B2 यहाँ तो नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठेगा B2, यहाँ बैठेगा, B2 यहाँ बैठेगा, ठीक है। B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति, अब B5 कहाँ है, बचा B5, वो यहाँ बैठ जाएगा। अब B2 के रेस्पेक्ट में B5 की स्थिति बतानी है, तो देखो जो B5 है वो B2 के, अगर B2 इस केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा ना, यानी कि जो B5 है वो B2 के बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, बाईं ओर दूसरा, यानी कि पहला ये ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है। अगर दाईं ओर की बात करें, दाईं ओर से देखें तो 1 2 3 4, दाईं ओर चौथे स्थान पर